हाँ, तो क्लास 10 के बच्चों, ये एसएसटी का बुक ज्योग्राफी का बुक है और चैप्टर ज्योग्राफी में 4th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। एग्रीकल्चर को हिंदी में हम कृषि कहते हैं। तो कृषि होता क्या है, कृषि के कितने टाइप्स हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है। खेती करने को हम एग्रीकल्चर कहते हैं कि व्हेन वी डू द प्रोसेस टू ग्रो क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर प्लॉट, पर्टिकुलर फील्ड, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एक खेत होता है, उस खेत में आप क्या करते हो, फसल उगाते हो, इसे ही एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे कि खेती के कितने प्रकार होते हैं। तो फार्मिंग के प्रकार हैं, पहला प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हिंदी में जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आपको उतना ही खेती करते हो जितना कि आपके परिवार को साल भर की जरूरत पूरी हो जाए। आप बाजार बेचने के लिए उपज नहीं लेते हो, कोई फसल नहीं उगाते हो, उसे बोलते जीवन निर्वाह। शब्द से याद हो जाएगा ना, जीवन निर्वाह मतलब अपने फैमिली के लिए कितने, एक साल के अंदर जितनी आपका अपना खर्चा है, चावल गेहूं अन्य चीजों का, वो उपज ले लेना। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जीवन निर्वाह कृषि जो है वो कई तरह के होते हैं। जैसे कि इसको झूम की खेती भी कहते हैं। झूम की खेती के बारे में आपको पता होगा कि झूम की खेती लोग करते हैं, बाहर से जो है कहीं से लोग, आदिवासी ये सब आते हैं, या घुमंतू लोग, नोमैड लोग, या पेस्टोलिस्ट ये सब जो होते हैं वो आते हैं किसी जगह पर, उस जगह को साफ करते हैं और वहाँ जो पत्तियाँ पेड़ पौधे सुखाकर वहीं जला देते हैं, राख उसमें मिल जाती है, फिर खेती कर लेते हैं और वहाँ से 7 या 13 साल के लिए चले जाते हैं। फिर 7 या 13 साल बाद वापस आते हैं, तब तक उस जमीन में फिर से उपजाऊ शक्ति आ गई होती है। क्या आ गई होती है? उपजाऊ शक्ति। फिर से उपजाऊ शक्ति तब तक उसमें आ गई होती है, तो फिर से वो आकर 7 से 13 साल बाद आकर वहाँ पर खेती कर सकते हैं। इसे बोलते हैं झूम की खेती। झूम की खेती का ना अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर क्या नाम है, ये पेपर में आता है, आप लोग याद रखना। जैसे इसको स्लैश एंड बर्न इंग्लिश में कहते हैं, झूम की खेती को स्लैश एंड बर्न। मिल्पा मेक्सिको में कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका में कोनुकू, वेनेजुएला में रोक्का कहते हैं, ब्राजील में इसे मसोले, सेंट्रल अफ्रीका में लदांग, इंडोनेशिया में लदांग इंडोनेशिया में कहते हैं, और वियतनाम में रे कहते हैं इसको। इसके अलावा हमारे ही देश में अलग अलग, मध्य प्रदेश में इसको दहिया कहते हैं या बेबर, आपको आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहते हैं, और उड़ीसा में इसको पामादाबी या कोमान ब्रिंगा कहते हैं, और वेस्टर्न घाट में इसको कुमारी कहते हैं। इसके अलावा खील हिमालय के बेल्ट में कहा जाता है, और कुरुबा झारखंड में बोलते हैं। अलग अलग जगह पर में इनका नाम है, ये भी आप लोग याद रखना। अब आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है, अब आया आपके पास इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये ऐसी फार्मिंग होती है जो आप अपने घर के लिए भी उपज लेते हो और बच गया तो बाजार में भी आप बेच लेते हो, उसको बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार है एग्रीकल्चर का, वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बाजार के लिए, बाजार को बेचने के लिए। जैसे तंबाकू की खेती, गन्ने की खेती, कॉटन की खेती और मसाले की खेती, केला की खेती, ये सब किस लिए किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ बाजार के लिए। इसको बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग, मतलब वाणिज्यिक कृषि। उसके बाद आता है अब आपको क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न से क्या समझते हैं? हिंदी में क्या हो कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न को? फसल
क्रॉपिंग पैटर्न होता है। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब आपको जानते हो, रबी, खरीफ और जायद 3 तरह के फसल होते हैं। रबी क्या होता है, जो अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं। सारी दालें इसी में आती है, अरहर की दाल को छोड़कर। सरसों, गेहूं सब रबी फसल है। खरीफ फसल है जो आपको जून जुलाई में बोए जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटे जाते हैं। मोस्टली इसमें चावल, अरहर, मक्का भी आता है। मक्का रबी भी है और मक्का खरीफ भी है। और उसके बाद है जायद। जायद में फूलों और सब्जियों की खेती को हम जायद की खेती कहते हैं। तो ध्यान रखना कि रबी उपजाओ या क्रॉप खरीफ उपजाओ, इसमें आप क्रॉपिंग पैटर्न अपना सकते हो, यानी कि एक ही खेत में एक ही टाइम में 2 से 3 तरह के फसल ले सकते हो। जैसे गेहूं, चना हो गया, बो सकते हो, गेहूं, सरसों, आलू, मक्का। पहले आलू निकल जाएगा 90 दिन में, 120 दिन में मक्का निकलेगा, तो पहले आलू निकाल लेंगे, ऐसा होगा। अगर चना गेहूं कर दिया तो कोई बात नहीं, मिक्सी रहने दो, दोनों को मिक्सी पिसा दो, आटा हो जाएगा। तो चना आटा में मिक्स है, पिसा हुआ और अच्छा है भोजन के लिए और प्रोटीन के लिए। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा पैटर्न, जो खेती की पैटर्न होती है वो भी आप एक और होती है। ये 2-3 तरह का फसल उपजाना तो मिक्स क्रॉपिंग भी कहते हैं। पैटर्न का मतलब होता है कि हर साल आपको फसल बदलना है। आप इस साल क्या किए यूज़, जैसे इस साल आपने क्या किया, गेहूं किया, अगले साल गेहूं मत करो, उसमें दाल कर दो। ध्यान रखना, दाल खेतों में उपजाने से खेतों की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि दाल वाली पौधे की जो जड़ होती है उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, उसका बॉडी नाइट्रोजन से बना है, और मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, उसी को हम फर्टिलिटी नाइट्रोजन से ही बनती है। नाइट्रोजन खाद के रूप में भी हम उसमें डालते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न सिर्फ मिक्स क्रॉपिंग को ही नहीं कहते हैं कि मिक्स क्रॉप उगा लो, 2-3 फसल एक ही खेत में एक ही बार में। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है कि हर साल उस खेत में आप फसल बदल के बो। एक साल चावल किया, अब अगले साल दाल करेंगे, फिर उससे अगले साल गेहूं उपजाएंगे। तो ऐसे खेत बंजर नहीं होगा, खेत की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। अब देखते हैं मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं। मेजर क्रॉप्स है, सबसे पहले राइस, है ना। राइस सबसे बड़े पैमाने पर उपजाया जाता है और खाया जाता है। राइस को उबाल के भात खाओ, मतलब उबाल के खाओ, या इडली बना लो, डोसा बना लो, जो भी बनाओगे चावल का बनता है। बहुत तरह के डिशेस चावल का बनाया जा सकता है, बिरयानी बना लो, ये सब चीज़ें। अब जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि चावल की खेती को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स राइस एग्रीकल्चर। तो आप पहले क्या लिखोगे, क्लेई मिट्टी, क्लेई सॉइल, दोमट मिट्टी चाहिए इसको। दूसरा इसमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी राइस के लिए कितना चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश। तीसरा क्या चाहिए, लेबर चाहिए। चौथा क्या चाहिए, वैज्ञानिक तरीका चाहिए। पांचवा क्या चाहिए, वैज्ञानिक किस्म का बीज चाहिए। और इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है आपके बुक में, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। समझ गए ना। 5-6 अफेक्ट यानी कि प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। हमारे देश में आपको कहाँ कहाँ उपजाया जाता है, पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, मतलब कह लो कि हर स्टेट में चावल तो उपजाया जाता है, खासकर वहाँ जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती हो। उसके बाद है व्हीट। अब देखो, व्हीट को प्रभावित करने वाले कारक आ सकता है, कोई एक तो आएगा ही आप लोगों को। तो व्हीट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। व्हीट को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स व्हीट एग्रीकल्चर। तो पहला इसको क्या चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 to 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, लेकिन वो भी एक अंतराल पर, यानी कि
गेहूं की खेती को हर एक 22 दिन पर पानी मिलना चाहिए। सब दिन पानी लगेगा या खेत में पानी लगेगा तो पौधा पीला पड़ के सूख जाएगा। और जबकि चावल में आप घुटने तक पानी, कमर तक पानी खेत में लगे रहे, अच्छा फसल होगा। लेकिन गेहूं को अंतराल पर चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर बारिश, और वो भी इंटरवल पर, यानी कि 22 दिन पर में चाहिए। टोटल 90 दिन में लगभग गेहूं होता है, या 105 दिन भी लग सकता है, 120 दिन भी लग सकता है, लेकिन 90 दिन में ही लगभग हो जाता है। तो लगभग 3 बार पानी इसको चाहिए। इसके अलावा इसमें भी क्लेई मिट्टी चाहिए, यानी कि दोमट मिट्टी चाहिए। और टेम्परेचर जो है इसको 22 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और उसमें ओस या पाला ये सब ना गिरे तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमारे देश में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान सब में ये उपजाया जाता है। इसके बाद है मिलेट। मिलेट को हम ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब को मिलेट ही कहते हैं। इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है मिलेट का उगाना, क्योंकि मिलेट को चारा के रूप में अब यूज़ किया जाता है। पहले तो लोग भी खाते थे। आयरन और कैल्शियम भर भर के है जितने भी मिलेट हैं उस सब में, तो आयरन और कैल्शियम के लिए हम भी इसे खा सकते हैं। अब मिलेट, ज्वार, बाजरे की रोटी तो कोई नहीं खाते, लेकिन पैकेट बंद कई तरह के कैल्शियम और आयरन युक्त पैकेट बंद प्रोडक्ट मार्केट में है, उसे आप लेते हो और खाओगे तो अच्छा मिलेगा। तो मिलेट के लिए भी आपको क्ले मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। वैसे ये राजस्थान सब में है, तो थोड़ा बलुई बालू भी मिला हो तो भी आप उपजा लोगे। और ये हमारे देश में इसके भी प्रभावित करने वाले कारक होंगे। पानी इसी भी इंटरवल पे ही चाहिए, सब दिन पानी नहीं चाहिए इसको। रोज रोज बारिश होगी, खेतों में पानी लगेगा तो ये भी सूख जाएगा, ज्वार, बाजरा ये सब। हमारे देश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब, महाराष्ट्र में ये उगाए जाते हैं। उसके बाद है मेज़, मक्का। मक्का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका को माना जाता है, लेकिन वो लोग भी वहाँ पर खाते नहीं हैं। आप मेज़ को आजकल देखोगे कि कॉर्न कहते हैं। कॉर्न को पिज्ज़ा सब में बड़ा यूज़ किया जाता है। और भारत हो या पशुओं को खिलाने के लिए, अमेरिका हो, पशुओं को खिलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके भी प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोमट मिट्टी चाहिए। वैसे मक्के किसी भी भूमि में, मिट्टी में उगाया जा सकता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए। और हमेशा याद रखना कि इसमें फर्टिलाइज़र भी यूज़ किए जाते हैं, और HYB बीज ही यूज़ करना, क्योंकि HYB बीज यूज़ करने से आपको अच्छी फसल होएगी। उसके बाद है पल्सेज। याद रखना, दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, पहला स्थान है इंडिया का दाल उगाने में, क्योंकि हमारे यहाँ दाल हमारे भोजन का मुख्य भाग है। दाल में हमारे यहाँ उड़द, मसूर, अरहर और मूंग की दाल, लेंटिल, और सब मूंग की दाल, ये सब उगाया जाता है। लेंटिल मतलब मंसूर होता है। हमारे देश में इसे उगाने के लिए ये भी मोस्टली किसी भी मिट्टी में उगा सकते हो आप दाल को, एक काली मिट्टी छोड़ करके। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इन सब में ये उगाए जाते हैं। इसके बाद है अब शुगर केन। शुगर केन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो पहला, तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए शुगर केन के लिए, वो भी इंटरवल पे ही चाहिए, यानी कि इसमें भी पानी जड़ों में नहीं लगना चाहिए। और ये क्ले दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी होगी। वैसे आप शुगर केन को काली मिट्टी से लेकर किसी भी खेत में उगा सकते हो। थोड़ा फसल अच्छी होगी, किसी कहीं पर थोड़ा कम मिठास होगी, जैसा मिट्टी, लेकिन उगा कहीं भी सकते हैं हम इसे। इसके अलावा हमारे देश में शुगर केन की खेती जो है वो आपको असम, जलपाईगुड़ी, नहीं, शुगर केन की खेती असम में नहीं, वहाँ तो चाय की खेती होती है। शुगर केन से गुड़, चीनी बनाया जाता है,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब में ये उपजाए जाते हैं। उसके बाद है ऑयल सीड। ऑयल सीड भी भारत उपजाता है, तेल में सबसे ज़्यादा, ग्राउंडनट, मूंगफली, और भारत सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट चाइना है। कनाडा भी उपजाता है इसको, और पूरी दुनिया में लगभग ऑयल यानी कि मार्केट जो है इंडिया का 12% कब्जा है पूरी दुनिया के मार्केट पर। इसके लिए बहुत तरह के ऑयल के लिए मस्टर्ड सीड है, सरसों सीड है, अलसी का भी है, और मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सूरजमुखी उगाए जाते हैं उसके बीज से भी ये सब चीज़ों के तेल, और सोयाबीन, अब समझ ही गए हो कि सोयाबीन का ऑयल हम लोगों में से बहुत सारे लोग खाते हैं। इसके बाद है आपको कॉफ़ी। हाँ, तो अब आते हैं एग्रीकल्चर में कॉफ़ी की तरफ। कॉफ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में और सबसे उच्च कोटि का उगाया जाता है, लेकिन वो उच्च किस्म की कॉफ़ी हमारे देश में नहीं बिकता है क्योंकि उसे कोई खरीद ही नहीं पाएगा, इसलिए वो सब अमेरिका या बाहर के देशों में उसे उच्च किस्म के कॉफ़ी बेचे जाते हैं। तो सबसे उच्च किस्म का है, और हमारे यहाँ पर में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर में कॉफ़ी की खेती की जाती है। इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट। फ्रूट की खेती करने को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा फ्रूट के भी होते हैं। अब कश्मीर जाओगे तो खाली सेब ही सेब के बागान मिलेंगे, आम, ये सब कुछ मिलेंगे, बनाना। तो हमारे देश में महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है फ्रूट उत्पादन करते हैं, फूड का एग्रीकल्चर करते हैं। अब है आपके पास नॉन फूड क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ा देंगे। नॉन फूड, अभी हम जितने भी था वो फूड क्रॉप्स, फूड एग्रीकल्चर को पढ़े, अब हम पढ़ेंगे किसको? नॉन फूड क्रॉप्स को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना कि ऑनलाइन के बच्चे जो भी देखेंगे इसको, अगर अच्छा लग रहा है, इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा इसका, क्योंकि एक पार्ट में नहीं हुआ। सेकंड पार्ट जब बनेगा तो वो भी हम डाल देंगे, और आपको लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।